यानी पार्किंसंस जो है वो शरीर की बीमारी नहीं है, पूरी तरह से दिमाग की ये बीमारी। बहुत ज़रूरी है। When the patient develops the motor symptoms in brain 70 to 80% of the dopaminergic cells जो कि डोपामिन बना रहे हैं, they have already been lost। क्यों होती है ये बीमारी और क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको इसका खतरा ज्यादा होता है? कुछ एंटी साइकेट्रिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो, कुछ ऐसी गैस की दवाइयाँ होती है तो उसमें भी आपको पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण होना, ट्रेमर होना, बोलने में मुश्किल आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी भी ऐसे आपको लक्षण हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है अब ये तो ठीक नहीं होगा। पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। क्या पार्किंसंस के मरीज को नेसेसरली भूलने की बीमारी भी होगी? 30 to 40% पेशेंट है जिसमें पार्किंसन डिजीज, डिमेंशिया हम इसको कहते हैं, वो हो सकता है। अगर पार्किंसंस का मरीज ओरल डाइट ले रहा है, मुंह से खा पी रहा है, तो किस तरह की डाइट आप लोग उसे सजेस्ट करते हैं? फाइबर रिच डाइट आपको लेना है, सैलेड ज़्यादा लेना है, क्योंकि वैसे ही इनमें बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कॉन्स्टिपेशन का। पार्किंसंस का मरीज बेहतर जिंदगी जी पाए उसके लिए उसे क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो करनी चाहिए? इसके 4 चीजें आप याद रखेंगे। 1 इज स्लोनेस, दूसरा है स्टिफनेस, तीसरा है ट्रेमर और चौथा होता है बैलेंस। उम्र के साथ साथ शरीर में कमजोरी आ जाए, चलने फिरने में दिक्कत हो, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये उम्र का तकाजा है और ऐसा हो सकता है। लेकिन कई बार ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। क्या पार्किंसंस को भी उम्र के साथ आने वाली कमजोरी से पहचाना जा सकता है? क्या अलग लक्षण होते हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ कमजोरी नहीं है? इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ डॉक्टर नेहा पंडिता हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि उम्र के साथ साथ कमजोरी आती है, लोगों को लगता है हाँ, उम्र हो रही है तो कमजोरी आ रही है। क्या वो कमजोरी कुछ इंडिकेट भी कर रही हो सकती है? बिल्कुल। सो यूजुअली जब हमारे ओपीडी में मैंने जो एक बहुत कॉमनली चीज़ देखी है कि जब एल्डरली लोग हमारे पास आते हैं, यूजुअली जो पार्किंसन डिजीज का जो ब्रैकेट है, एज ग्रुप है, वो मोस्टली 60 ईयर्स के बाद का ही होता है। ओनली 10% केसेस है जो यंग ऑनसेट पार्किंसन जिनको हम कहते हैं, जो कि यूजुअली 40 to 50 ईयर्स की एज से कम में होते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास जब भी आता है, दे कम आफ्टर अ गैप ऑफ मोस्टली 1 year 2 years। क्यों? अच्छा। क्योंकि जब उनके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है 60 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के हैं, चलने में थोड़ा सा स्लोनेस हो रहा है, हाथ कांप रहा है, तो ये तो एज रिलेटेड ही होगा। देखिए, आपको ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि 60 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हो, एक तो होता है जनरलाइज वीकनेस कि पेशेंट को लग रहा है मुझे वीकनेस फील हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर आपको कभी भी चलने में लगे कि आप स्लो हो रहे हैं, आपको चलने फिरने में स्टिफनेस फील हो रही है, आपको ट्रेमर हो रहा है, कंपन हो रही है, मोस्टली अगर 1 साइडेड ट्रेमर आपको, अगर आपको बोलने में मुश्किल आ रही है, इसके अलावा मैं एक और चीज़ पे जो जोर देना चाहूँगी, जो पार्किंसन डिजीज़ है उसको एक तो नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं और मोटर सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली जब पार्किंसन डिजीज स्टार्ट होता है वो नॉन मोटर सिम्टम्स से ही स्टार्ट होता है। व्हाट आर नॉन मोटर सिम्टम्स? जैसे नींद में प्रॉब्लम आना, नींद में बातें करना, हाथ पैर चलाना, यूरिन पे कंट्रोल में प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, हाँ, ये सब सिम्टम जो है पार्किंसन डिजीज के होते हैं। यूजुअली जब पार्किंसन डिजीज स्टार्ट होता है, मोटर सिम्टम स्टार्ट होने के कई साल पहले नॉन मोटर सिम्टम स्टार्ट होते हैं। बट होता क्या है कि फैमिली को लगता है कि ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ही तो है, उसके लिए क्या करना है, वो तो हो जाती है, यूरिन में ही तो प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ही होगा। लोग यूजुअली इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। एंड यू नो व्हाट, व्हेन द पेशेंट डेवलप्स द मोटर सिम्टम्स इन ब्रेन 70 to 80% ऑफ द डोपामिनर्जिक सेल्स जो कि डोपामिन बना रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। सो आपको ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो है इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला, इसके 4 चीज़ें आप याद रखेंगे। 1 इज स्लोनेस, चलने में स्लो हो जाना, दूसरा है स्टिफनेस, आपके हाथ पैर में टाइटनेस आ जाना, तीसरा है ट्रेमर, यानी कि एक हाथ में ट्रेमर होना, रेस्ट ट्रेमर होना, और चौथा होता है बैलेंस, बैलेंस में प्रॉब्लम आना। ऐसे कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत आप अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। और यूरिन कंट्रोल अगर आपका पुअर है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये भी इंडिकेट करता है? बिल्कुल। देखो, यूजुअली जब पेशेंट को ये सब सिम्टम्स होते हैं, नॉन मोटर होते हैं, उसके साथ कुछ मोटर सिम्टम्स भी थोड़ा बहुत तो ओवरलैप कर ही रहा होता है। अच्छा। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यूरिन का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली आप सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि पूछने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सपोज वो रूल आउट कर देते हैं कि ये तो प्रोस्टेट रिलेटेड नहीं लग रहा है, तो आप एक बार अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। कॉन्स्टिपेशन अगर है, ऑब्वियसली आप पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने देख लिया, उन्होंने रूल आउट कर दिया सब कुछ और उन्होंने सब दवाइयाँ दी है, तब भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले सकते हैं।
और ये Yes. किस उम्र में ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं? यस, सो पार्किंसन डिजीज जो है एक तो होता है यंग ऑनसेट, एक होता है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज मोस्टली जो एज ग्रुप है वो 60 ईयर्स से बाद ही देखा जाता है, और जो यंग ऑनसेट है वो 50 ईयर्स के पहले होते हैं। हालांकि जो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज है दे आर ओनली 10% ऑफ द केसेस, 10 to 15%। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो 60 के बाद स्टार्ट होता है, जो कि हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज कहते हैं जिसको। यानी 60 साल के बाद अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो मोटर सिम्टम्स यानी मूवमेंट में ही प्रॉब्लम आने लगे, उससे जी। पहले इनको पकड़ लेना चाहिए। उसके पहले हाँ पकड़ना चाहिए। जैसे नींद का भी एक मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप में जैसे हाथ पैर चलाना, उनका हिस्ट्री यूजुअली ये होता है, ये पेशेंट को पता नहीं रहेगा, जो उनके स्पाउस है वो बताएंगे कि पेशेंट जैसे रात में कोई सपना देख रहे हैं तो सपने में जैसे वो ना उसका एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रीम इनेक्टमेंट बोलते हैं उसको, ड्रीम इनेक्टमेंट बिहेवियर, कि जैसे सपने में ही वो बाहर आपको दिखाई देगा जैसे वो सपने में एक्ट कर रहे हैं। तो वो सिम्टम्स अगर होंगे, नींद में बातें करना अगर होगा, तो ये भी कुछ अर्ली साइंस हो सकते हैं पार्किंसन डिजीज के। यानी पार्किंसंस जो है वो शरीर की बीमारी नहीं है, पूरी तरह से दिमाग की ये बीमारी। बहुत जरूरी है। यूजुअली लोगों का मिसकंसेप्शन है कि पार्किंसन तो सिर्फ मूवमेंट का ही बीमारी है, ऐसा नहीं है। पार्किंसन डिजीज में नॉन मोटर सिम्टम्स को भी उतना ही वैल्यू देना जरूरी है जितना कि हम मोटर सिम्टम्स को देते हैं। क्योंकि अगर मरीज सपने में इनैक्ट कर रहा है तो ये कहीं तो ब्रेन में कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन में हो रहा है। क्या जी। पार्किंसंस जेंडर बायस्ड है, महिलाओं को ज्यादा पुरुषों को ज्यादा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज जो मैंने आपको बोला कि 60 ईयर्स की एज के बाद होता है, यूजुअली उसमें उतना हम जेंडर डिफरेंस नहीं देखते हैं, स्लाइटली मोर इन मेल्स आई थिंक, बट एट द सेम टाइम अगर हम यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज की बात करेंगे जो कि जेनेटिक पार्किंसन है, उसमें एक्चुअली बहुत सारे जीन्स आते हैं। तो कोई जीन्स है जो हम ज्यादातर किसी एक में देखते हैं, दूसरे में देखते हैं, बट एज स्पेसिफिकली कोई ऐसा बहुत ज्यादा जेंडर वाइज नहीं होता है मेल टू फीमेल में। कौन सा पेशेंट है जो आपकी ओपीडी में आएगा और आप उसको देख के बिना किसी डायग्नोसिस के भी उसको देख के आप बता सकती हैं कि ये पार्किंसंस का क्लासिकल पेशेंट है? उसका वॉकिंग, उसका गेट। जब मेरे पास पेशेंट ओपीडी में चल के आते हैं, अगर वो स्लो चल रहा है, छोटे छोटे कदम लेके चल रहा है, अगर उसका आर्म स्विंग होता है, जैसे आप चलते हैं तो यूजुअली आपके दोनों आर्म्स जो हैं वो ऐसे मूव करने चाहिए। अगर आप देखेंगे कि उसका वन साइड का आर्म स्विंग जो है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर साइड, या अगर वन साइड पे आप उसको देखेंगे उसको तो रेस्ट ट्रेमर हो रहा है, जब वो एंटर हो रहा है तब भी उसको रेस्ट ट्रेमर हो रहा है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम हिज हैंड बट स्टिल ही इज हैविंग रेस्ट ट्रेमर, तो वी मेक द डायग्नोसिस यस इट इज पार्किंसन डिजीज। उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं? उसमें ऑब्वियसली जब पेशेंट आएगा तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसका हिस्ट्री लेंगे। हाँ, तो बेसिकली पार्किंसन डिजीज तो एक सब टाइप है। पार्किंसोनिज्म एक ब्रॉडर टर्म होता है। पार्किंसोनिज्म के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है टिपिकल पार्किंसन डिजीज, जो मैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। उसके बाद होते हैं एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। एटिपिकल वर्ड क्यों दिया गया है? ये भी न्यूरोडिजेनरेटिव ही कंडीशंस है, बट एटिपिकल वर्ड इसलिए है क्योंकि ये टिपिकल वाले से बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं। ये जो हम कॉमनली दवाइयाँ देते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जितना कि पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट करते हैं। आजकल आपने लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं, जो कि लेमन टर्म में लोग कहते हैं कि ब्रेन में चिप डालना है, ऐसा कुछ डाला है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट भी हम जो टिपिकल पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट हैं उसमें ही ऑफर कर सकते हैं, एटिपिकल पार्किंसोनिज्म में हम नहीं करते हैं। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी होता है सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई? क्योंकि जो सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म है, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन में डीजेनरेशन नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म है। जैसे ब्रेन में डीजनरेशन का मतलब ब्रेन डिटीरियोरेट नहीं कर रहा। वन इज न्यूरो डिजनरेशन। न्यूरो डिजनरेशन होता है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं जिनको डोपामिन प्रोड्यूस करना चाहिए, या कि जो सेल्स जिन पे डोपामिन एक्ट करता है, या तो वो सेल जो हमारा बैलेंस में, मेमोरी में पार्ट प्ले करते हैं, दे आर गेटिंग न्यूरो डिजनरेटेड। उनका डिजनरेशन ग्रेजुअली हो रहा है। ये तो हो गया न्यूरो डिजनरेटिव, मतलब वो ब्रेन के सेल्स जो है खत्म हो रहे हैं। फिर एक सब टाइप है सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। सेकेंडरी का मतलब है कि डिजनरेशन नहीं है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन inside the body which is causing the symptoms like Parkinsonism। अब ये डिटेक्ट करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो आप न्यूरो डिजनरेशन की बात कर रहे हो, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है कि मैं पार्किंसन डिजीज को या एटिपिकल को दवाई दे दूंगी और ये डिजीज जो है रिवर्सिबल हो जाएगा। वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। बट जो सेकेंडरी वाले हैं, आप अगर उनको कारण को पता करते हैं तो आप उसको बीमारी को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे उसमें कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के ब्रेन में इन्फेक्शन आता है, पेशेंट अगर हमको कहता है कि मेरे को तो जो सिम्टम्स है पार्किंसन के अभी रिसेंट ही स्टार्ट हुए हैं, मे बी सिंस फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स,
जब भी हमें कोई पेशेंट ऐसा रीसेंट ऑनसेट हिस्ट्री बोलता है तो वी ऑलवेज लुक फॉर द सेकेंडरी कॉज। फॉर एग्जांपल किसी के ब्रेन में इन्फेक्शन है, किसी को ब्रेन में मान लीजिए टीबी है या ट्यूमर है, या अगर किसी को बॉडी में कोई मेलिग्नेंसी है जिसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मफुल एंटीबॉडीज बन रहे हैं जो कि ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरान्यूप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस या फिर ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस, उसमें भी हार्मफुल एंटीबॉडीज बनते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। अगर ये सब कॉजेज आपको मिलते हैं तो ये सब कॉजेज जो हैं ये ट्रीटेबल हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कभी भी ऐसे आपको लक्षण हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है अब ये तो ठीक नहीं होगा, पहले अपने आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे आप मिले, वो आपको पूरा इवैल्यूएट करेंगे, आपका स्कैन करेंगे, उसके बाद दे विल गिव यू द डायग्नोसिस वेदर इट इज टिपिकल पार्किंसन डिजीज, वेदर इट इज एटिपिकल पार्किंसोनिज्म, वेदर इट इज सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दे विल एडवाइस यू द इन्वेस्टिगेशन एंड दे विल ट्रीट। इसका मतलब जिन्हें सेकेंडरी पार्किंसंस है या फिर अचानक से सिम्टम आए और वो सीधे मोटर सिम्टम्स हैं, तो उनको कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम है। यूजुअली जो सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म होते हैं उसकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट रहती है, बहुत शॉर्ट टाइम में पेशेंट हमको बोलेगा कि विद इन फ्यू वीक्स ही बहुत ज़्यादा रैपिड डिटोरेशन हो गया है, मूवमेंट पे असर आ गया है, मेमोरी में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, बैलेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया। ये सब सिम्टम्स जब भी रैपिडली होंगे वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द सेकेंडरी कॉजेज, वी हैव टू रूल देम आउट। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रीटेबल। आप न्यूरो डिजनरेशन को रिवर्स नहीं कर सकते हो, बट अगर कोई सेकेंडरी कॉज को आप डिटेक्ट करते हो तो यू कैन रिवर्स इट। टीबी का इलाज ऑलवेज रूल इट आउट, इन्फेक्शन को ट्रीट करोगे। यस यस यस। ओके, जो रूटीन जो पार्किंसन का टिपिकल पेशेंट है उसको धीरे धीरे आएंगे सिम्टम्स, उसको धीरे धीरे आते हैं। देखो जो एक डिक्टम है जब हम बोलते हैं रैपिड ऑनसेट पार्किंसोनिज्म डिमेंशिया, उसमें हिस्ट्री यूजुअली लेस देन 1 ईयर, और जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, उसमें यूजुअली हिस्ट्री जो रहता है मोर देन 1 ईयर तो रहता ही है। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आएगा चाहे वो यही हिस्ट्री देगा कि मुझे तो 1 ईयर से थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देन वी आस्क देम कि आप एग्जैक्ट बताएं कि आपको सिम्टम स्टार्ट कब हुए थे, आपके फैमिली मेंबर्स को, या आपको ये इनिशियली कब लगने लगा था दैट यू आर गेटिंग स्लो विद टाइम। तो फिर हम हिस्ट्री के बेस पे ही ये डायग्नोसिस बनाते हैं, एंड देन वी डू सम इन्वेस्टिगेशंस आल्सो इफ वी हैव डाउट कि हमको रूल आउट करना है कि सेकेंडरी तो नहीं है। बिल्कुल। यस। क्यों होती है ये बीमारी और क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको इसका खतरा ज्यादा होता है? यस। सो इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है, इसका काम होता है डोपामीन बनाना। अब डोपामीन एक ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका काम होता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी रखना, इसका काम होता है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल रखना, नींद को कंट्रोल रखना, लॉट ऑफ इफेक्ट्स। ओके, तो ब्रेन के ये सेल्स जो कि डोपामीन बना रहे हैं इनका डीजेनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो और डीजनरेशन की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे ये खत्म होते जाएंगे, जब 70% सेल जो है वो लॉस हो जाएंगे तो आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि किसको ज़्यादा रिस्क है, सो एक तो हम इसको डिवाइड करते हैं जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, जो कि मैंने बताया कि 10 to 15% केसेस में हो सकता है, और उसके बाद होता है एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में जो बताया गया है उसमें ऐसा है कि जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है, या अगर कभी कोई ड्रग एक्सपोजर हो। इसमें मैं एक बात का मेंशन करना चाहूँगी, यूजुअली जो पेशेंट डिप्रेशन या कुछ एंटी साइकेट्रिक दवाइयाँ जैसे ले रहे हो, कुछ एंटी साइकेट्रिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो तो कभी कभी उसमें ऐसा रिस्क रहता है कि आपको पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, कुछ ऐसी गैस की दवाइयाँ होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपको, अगर आपको लंबे समय तक ले रहे हो विदाउट सुपरविजन, तो उसमें भी आपको पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण होना, ट्रेमर होना, बोलने में मुश्किल आना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ड्रग्स भी एक वन ऑफ द कॉज जो है इसका हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है, या कुएं का पानी पीने से ये होता है। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल जो लास्ट फ्यू ईयर्स में करी गई हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट एग्जैक्टली इसका कारण जानना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आता है, अगर आप देखें तो इस जैसे ये अर्बन सिटी, अगर हम दिल्ली की बात करें, ये सारा अर्बन एरिया है, सबको तो नहीं होता है पार्किंसन, किसी को है किसी को नहीं है। अब एक्सपोजर तो सबका, अगर हम आजकल देखें तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है सबको एक्सपोजर, बट सबको तो पार्किंसन नहीं होता है, तो किसी किसी को होता है। तो हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उसके ऊपर अगर कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर हो तो उससे आपका रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है पार्किंसन डिजीज का। यस, डोपामिन जिसको आप जिम्मेदार बता रहे हैं पार्किंसन के लिए, वो बहुत सारे साइकेट्रिक इश्यूज की भी वजह बनता है। यस, बिल्कुल। डोपामीन अगर आप देखें, जो मैंने बताया कि एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशंस जिससे आपको पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण आ सकते हैं। ओके, क्यों आते हैं? क्योंकि जितनी भी एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन जो हम देते हैं उसमें पर्टिकुलरली जो डोपामीन ब्लॉकर्स हैं
वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप डोपामिन ब्लॉकर्स किसी को दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो आप उसको एंटी साइकेट्रिक में डोपामिन ब्लॉकर्स देते हैं कुछ टाइम के लिए उसके बिहेवियर को शांत करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर वो मेडिसिन जो है उसका रिस्क बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है या प्रॉपर वे में मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं या साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर की सुपरविजन में नहीं ले रहे हैं, तो आपको पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण भी आ सकते हैं उस पर। ओके, इसका मतलब अगर कोई लोग दिमागी बीमारी के मरीज हैं और लंबे समय तक ऐसी दवाएं लेते हैं तो उन्हें भी पार्किंसंस, पर्टिकुलरली डोपामिन ब्लॉकर्स। एंटी साइकियाट्रिक मेडिकेशन में भी कई सब ग्रुप्स आते हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, पर उसमें जो डोपामिन ब्लॉकर्स है तो उनसे कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा पार्किंसोनिज्म जैसा लक्षण आ सकता है। जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर है, चलना फिरना मुश्किल है, सब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो इलाज हो सकता है क्या पार्किंसंस का पूरी तरह से? सो पहली बात तो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो हमारी मेडिसिन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वन इज ट्रीटमेंट, वन इज क्योर, एंड फिर हम बोलते हैं प्रिवेंशन के बारे में। पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। क्योर का मतलब क्या होता है, आपने बीमारी को जड़ से निकाल के फेंक दिया, वो खत्म ही हो गई है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड किसी को है, आप उसका एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक कोर्स देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसको टाइफाइड नहीं है, वो इंप्रूव हो जाएगा। बट पार्किंसन डिजीज एक न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी है, मतलब ब्रेन के सेल्स तो डिजनरेट हो चुके हैं, आप उसको नया कैसे बनाओगे? सो दिस डिजीज इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज ट्रीटेबल। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप उसमें दवाएं देते हैं ताकि उसके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें, बट आप उसको जीरो तो नहीं कर सकते हो। वैसे ही पार्किंसन डिजीज है, तो यू कैन ट्रीट इट, यू कैन नॉट क्योर इट। एंड कैन यू प्रिवेंट इट? तो आंसर इज नो, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट। अगर आपको सपोज मान लीजिए किसी की फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होता है कि पार्किंसन डिजीज हो रहा है फैमिली में बहुत ज्यादा, इवन इफ यू नो बिफोर हैंड कि ठीक है मुझे ये जीन है, मुझे ये रिस्क हो सकता है पार्किंसन आने का, अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप पहले से लेंगे तो आपको पार्किंसन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इलाज क्या होता है, कैसे किया जाता है? इलाज इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं 2-3 पार्ट्स में। एक हमारे पास है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल का मतलब है कि आप दवाओं से उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कई मेडिकेशंस आती है। मेनली जो वो मेडिकेशन है उनका काम ये है कि ब्रेन में जो डोपामिन है उसकी सप्लाई को बढ़ाना, तो उसमें कई हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं जो हम देते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन मोटर सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, जो कि मैं इस पे बार बार स्ट्रेस देना चाहती हूँ, क्योंकि लोग यूजुअली नॉन मोटर सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। तो नॉन मोटर सिम्टम्स की जो दवाएं हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो उसको भी ट्रीट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांस थेरेपीज। एडवांस थेरेपीज में हमारे पास क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बारे में। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेन है, पहली बात तो ये कि उसके लिए क्राइटेरिया समझना भी ज़रूरी है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किसका हम करेंगे, पहली बात तो टिपिकल पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट होना चाहिए, उसको कम से कम 5 साल तक ऐसे टिपिकल पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम होने चाहिए जो कि मैंने मेंशन किए। पेशेंट जो है लीवोडोपा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। व्हाट इज लीवोडोपा? लीवोडोपा बेसिकली हम जो उनको टैबलेट्स देते हैं जो डोपामीन ब्रेन में बढ़ाते हैं, उसको हम लीवोडोपा कहते हैं, उससे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, उस दवा का उस पर असर हो रहा है, असर होना चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट को असर ही नहीं हो रहा और आप डीबीएस कर रहे हो, नो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, या अगर पेशेंट को डोपामीन ले रहे हैं और उसके बाद पेशेंट को बहुत सारे मोटर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। मोटर फ्लक्चुएशंस क्या होता है, यूजुअली जैसे जैसे ये पेशेंट्स एडवांस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे दवाई खाएंगे उसका असर डिलेड होगा, अगर असर आता भी है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा डांसिंग मूवमेंट्स हो सकते हैं। दवाई के बाद अचानक से वो कभी ऑफ भी हो सकते हैं, ऑफ माने कि उनकी बॉडी अचानक से स्टिफ हो जाना, या कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। तो ये सब मोटर फ्लक्चुएशन जब होते हैं तो तब हम डीबीएस ऑफर करते हैं। और एक इंडिकेशन होता है ट्रेमर डोमिनेंट पार्किंसन डिजीज। व्हाट इज दैट? अगर मान लीजिए कि किसी को ट्रेमर डोमिनेंट पार्किंसन है, यानी कि उसको स्लोनेस और स्टिफनेस उतना ज्यादा नहीं है, मेनली ट्रेमर हो रहा है, एंड इवन इफ दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू लीवोडोपा, स्टिल वी कैन ऑफर डीबीएस, बट एट द सेम टाइम ये एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा वेदर वी कैन डू डीबीएस और नॉट। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। एडवांस थेरेपीज में एक हमारे पास एक और चीज आता है, लीवोडोपा कार्बिडोपा इंटेस्टिनल जेल। व्हाट इज दिस? इसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्जरी के जरिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन होता है उसका जो अपर पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, उसमें एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। ओके, उसमें हम ट्यूब डालते हैं जिसको हम पेग ट्यूब कहते हैं, उसके जरिए कॉन्टिन्यूसली लीवोडोपा कार्बिडोपा जो है वो जाता रहेगा। वाई डू वी नीड कॉन्टिन्यूस? वाई? क्योंकि जो ब्रेन है उसमें जो डोपामिन निकल रहा है वो एक अमाउंट में वो रिलीज होता है। जब आप बाहर से दवा दे रहे हो तो आप पल्सेटाइल दे रहे हो, आपने दवा दिया, 4 घंटे तक
फिर कुछ नहीं है, फिर उसके बाद दोबारा दवा दिया, फिर 4 घंटे तक कुछ नहीं है। तो ये लीवोडोपा कार्बिडोपा इंटेस्टिनल जेल क्या करता है कि ये कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ डोपामिन इसको मेंटेन करता है। जो लगी रहती है। हाँ, ये ट्यूब है जो लगी रहती है। इट इज़ इन्वेजिव, मतलब ये सर्जरी के जरिए वो ट्यूब हमको लगाना है। उसके साथ एक पंप जो है वो अटैच होता है, उसमें हमको कैसेट जो है अटैच करना होता है जिसमें लीवोडोपा कार्बिडोपा होता है। और इसके साथ थोड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि क्योंकि एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, सर्जरी के जरिए आप इसको डाल रहे हैं, ट्यूब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ केयर गिवर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये ट्यूब और पंप बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो तो उसमें आप infection कैसेट का जो भी है वो डर है। डालते रहते हैं और उसके थ्रू आप लीवोडोपा कार्बिडोपा देंगे। जो डीबीएस की मैं बात कर रही हूँ वो भी ब्रेन का एक सर्जरी ही है, इन्वेजिव ही है। बट एट द सेम टाइम जब एक बार आप डीबीएस कर देते हैं और अगर आपने आइडियल कैंडिडेट चुना है तो उसके बाद वी सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट एंड उसका मेंटेनेंस उतना डिफिकल्ट नहीं है डेली बेसिस पे, क्योंकि बाहर कोई ट्यूब वगैरह ऐसा कुछ मेंटेन करने के लिए नहीं है। और जब हमारे पास पेशेंट फॉलोअप में आएगा तो हम प्रोग्रामिंग के जरिए उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद एडवांस थेरेपीज़ में हमारे पास और जो आता है, एक आता है MR गाइडेड FUS हम कहते हैं उसको। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि MRI के ज़रिए, MRI के अंडर ही पेशेंट जो है वो रहता है, उसके ज़रिए हम फोकस्ड रेज जो हैं वो डालते हैं एक ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि थैलेमस हो गया या बाकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम चूज़ करते हैं। और उसमें जो है मेनली वो पेशेंट जो ट्रेमर डोमिनेंट पार्किंसन डिजीज है, स्पेशली अगर किसी को वन साइडेड ज़्यादा ट्रेमर है तो वो भी हम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो ट्रेमर है वो इम्प्रूव हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन कि ये जो एडवांस थेरेपीज़ है ये प्रॉपर सुपरविजन के अंदर ही होती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली अलग अलग वीडियो सर्कुलेट होते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए एंड देन ही और शी विल डिसाइड व्हाट टू डू फर्दर। फिर लास्ट जो हमारे पास आता है वो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास आता है जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है एडवांस पार्किंसन डिजीज का, अब हमें पता है कि हम मेडिकेशंस भी दे रहे हैं बट डिस्पाइट दैट पेशेंट इज़ नॉट इम्प्रूविंग, या पेशेंट जो है सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई और एडवांस थेरेपी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गेट एंड बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी एक बहुत कॉमन फील्ड होती है जो पेशेंट इग्नोर करते हैं। पेशेंट को लगता है कि अभी तो डिजीज स्टार्ट ही हुआ है, मेरा तो काम ठीक से चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने का। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। इवन दोज पेशेंट्स हु हैव एटिपिकल पार्किंसोनिज्म, दे शुड आल्सो डू एक्सरसाइज डेली, क्योंकि डिजीज जो है, आप ये समझना होगा आपको कि डिजीज तो बैकग्राउंड में बढ़ रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हो? सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज डेली। सो ये सब अलग अलग ब्रैकेट्स है जिसमें हम डिजीज के ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं। जो ऑब्वियसली डॉक्टर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में भी कुछ अंदर लगाया जाता है। यस। तो बेसिकली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा बरहोल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और जो ब्रेन के अंदर है हम 2 लीड्स डालते हैं। ओके, ब्रेन में अलग अलग टारगेट्स हम चूज करते हैं। तो जैसे पार्किंसन डिजीज है उसमें अलग टारगेट्स है, और भी बीमारियां होती हैं मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें हम डीबीएस कर सकते हैं। जैसे एसेंशियल ट्रेमर, शायद आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसमें दोनों हाथ जो है उसमें कंपन होते हैं, यूजुअली फैमिलियल होता है, उसमें भी डीबीएस किया जा सकता है। एक डिस्टोनिया बीमारी होती है उसमें भी डीबीएस किया जा सकता है। तो ये सर्जरी यूजुअली 6 से 8 घंटे की रहती है, 1 डे का सर्जरी होता है, और उसमें हम ब्रेन के अंदर लीड्स डालते हैं, और वो लीड्स जो है वो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर से यहाँ पे निकल के यहाँ पे उसको हम पेसमेकर के साथ अटैच करते हैं। जब पेशेंट का सर्जरी हो जाएगा उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज जाते हैं 2-3 वीक्स के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट के पास आता है, और हमारे पास एक प्रोग्रामर रहता है जिसके थ्रू हम उसका वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ, जो भी हमको करंट उसको देना है वो हम डिसाइड करते हैं। पर ये उसी पेशेंट में वर्क करेगा जो कि इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है और जो कि लीवोडोपा रिस्पॉन्सिव है। तो इस तरह से हम टीबीएस सर्जरी करते हैं। डे टू डे में पार्किंसंस का मरीज बेहतर जिंदगी जी पाए उसके लिए उसे क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, चाहे आप सिंडोपा से जो भी आपको मेडिकेशन दिया जाता है, लीवोडोपा दिया जाता है, आप उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको डे 1 से ही करना ही है फिजियोथेरेपी। उसके बाद हमारे पास आता है, इन पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहता है कि जब ये एकदम से बेड से उठते हैं तो इनको चक्कर आता है, गिडीनेस होता है। वो क्यों होता है? उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब आप एकदम से बेड से उठेंगे, बीपी फॉल होगा और आपको चक्कर आएगा। तो इन पेशेंट को क्या करना है, जब ये बेड से उठें तो पहले आराम से उठेंगे, 1 मिनट के लिए आराम से बेड पे बैठें, फिर धीरे से आराम से उठें, उसके बाद ये चले। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जब ये खाना खाना है इनको, तो खाने में कोशिश करें कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे एकदम से बहुत ज़्यादा मील ये ना लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनको डोपामीन का मेडिकेशन जो दिया जाता है, जिसको हम लीवोडोपा बोलते हैं,
यूजली आई सी इन द ओपीडी कि लोगों का उसको लेने का तरीका गलत है। अच्छा। तो लीवोडोपा में क्या होता है कि आपको जब भी लेना है खाने से या तो 1 घंटा पहले या तो 1 घंटे के बाद लें। वाई? क्योंकि अगर आप उसको खाने के साथ लेंगे, पर्टिकुलरली अगर आप उसको प्रोटीन रिच मील के साथ लेते हैं, तो उस दवाई का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसको जब भी लें खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद। दूसरा, इसको मिल्क के साथ, टी के साथ नहीं लेना है। वाई? पानी के बिकॉज साथ इट ही इज लेना। प्रोटीन रिच। यस, यू हैव टू टेक इट विद वाटर। आप 3-4 बिस्किट ले सकते हैं, उसके साथ आप फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ इसको ले सकते हैं, बट हमेशा कोशिश करिए कि प्रोटीन रिच मील के साथ इसको नहीं लेना है। एटलीस्ट देयर शुड बी 1 आवर गैप। तो ये सब प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं। और अगर किसी को स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है तो स्पीच थेरेपी कराना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब बहुत एडवांस डिजीज जब हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कभी कभी निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, खाना स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आपके लिए जो स्वेलोइंग थेरेपी है, दीज थेरेपीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्वेलोइंग के लिए। और बाकी यही है कि जब आपको ऐसे लक्षण आए तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसको इन सिम्टम्स के बारे में बताएं। क्योंकि जैसे जो एटिपिकल पार्किंसोनिज्म डिजीजेस के बारे में जो मैंने बताया, उनमें जो ये सिम्टम्स है, जैसे स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आना, स्पीकिंग में डिफिकल्टी आना, बैलेंस खराब होना, ये सब चीज़ें बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा। सो अगर आप मान लीजिए आपको खाना खाते खाते चुकिंग हो रहा है एंड यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, तो अगर थोड़ा सा भी चावल का एक दाना भी अगर लंग में जाएगा तो यू कैन हैव निमोनिया। यूजली जो हम एटिपिकल पार्किंसन में देखते हैं वो यही देखते हैं कि उनको निमोनिया बहुत कॉमनली होता है। तो कभी कभी उन पेशेंट्स में हमको ट्रिकियोस्ट भी करना पड़ता है। ट्रिकियोस्ट में होता है यहाँ से छेद करके हम एक ट्यूब डालते हैं ताकि जो खाना है वो उनके जो विंड पाइप है उसमें ना जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। तो ट्रेकियोस्टमी करने के बाद फिर खाना पाइप के थ्रू दिया जाता है? ट्रेकियोस्टमी जब किसी पेशेंट का हम करेंगे तो यूजली उस पेशेंट को हमको क्या होता है कि जब पेशेंट को बल्बर सिम्टम आते हैं, बल्बर यानी कि जब उसको खाना निगलने में, स्वेलोइंग में जब उसको डिफिकल्टी आ रही है, स्पीकिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो उस केस में पेशेंट को हमको पैक ट्यूब ही डालना पड़ता है। बिकॉज वी नो कि अगर हम राइल ट्यूब डालेंगे पेशेंट को, जो कि हम नोज के रास्ते एक छोटा सा पाइप डालते हैं, उससे सिर्फ एक लिक्विड ही जाने वाला है। तो अगर हमें पता है ये लंबे समय तक चलने वाला है तो उस केस में हम पैक ट्यूब डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें हम पेट में थोड़ा सा एक निक देके उसमें हम पेट के अंदर वो ट्यूब देते हैं और उससे हम सेमी सॉलिड डाइट जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। और साथ में ट्रेकियोस्टमी तो रहता ही है। यानी अगर स्वॉलोइंग में दिक्कत शुरू हो गई तो फिर मुंह से खाना मुश्किल हो जाएगा? मुंह से खाना मुश्किल होगा। एक्चुअली एक तो खाने में स्लोनेस होगी, फिर निगलने में आप चोक कर रहे हैं बार बार, तो उससे निमोनिया होने का रिस्क है और वो निमोनिया जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। तो उन केसेस में आपको ट्रेकियोस्टमी करना पड़ता है। बट ये बहुत एडवांस जब हो जाएगा तो उस केस की बात है। क्या पार्किंसंस के मरीजों को लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? लाइफ लॉन्ग लिमिट करा के फिर सीख जाए, क्या करना चाहिए? हाँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि आप एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए, आप एक बार एक्सरसाइजेस समझ लीजिए कि क्या करना है। आप वो घर पे भी कर सकते हो। बहुत ऐसे कम पेशेंट्स होते हैं जिनका बैलेंस इतना बैड होता है कि उनको वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार तो अपने ट्रेनर से मिलना पड़ता है, या घर पे उनके घर पे ट्रेनर आए या उनको सिखाए। पर यूजली जिनका बैलेंस उतना ख़राब नहीं है तो वो घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जो डेली वॉक्स करते हो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही है। योगा आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर पे भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हो, बट ऐसा हो भी सकता है कि देखिए, लाइफ लॉन्ग का ये है कि डिजीज धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जब डिजीज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप इनिशियली जितना फिजियोथेरेपी कर रहे थे, विद टाइम आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा क्योंकि डिजीज बढ़ चुकी है। तो इनिशियली मैं बोलूँगी कि ठीक है, शायद पेशेंट को खुद भी नहीं ऐसा महसूस होता होगा कि मुझे रोज़ फिजियो करना है। हो सकता है वो एक दिन छोड़ के दिन करे, but in that stage where the medications are not also helping the patient much, so we are dependent on the physiotherapy at that time. ओके, yes. जैसे आपने कहा आमतौर पर 60 के बाद ये होती है, yes. तो कितने साल तक दवाओं से या ट्रीटमेंट से आप अपनी लाइफ थोड़ा ठीक ठाक चला सकते हैं? कुछ ऐसा होता है? यूजली जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं 5 से 10 साल हम बोल सकते हैं कि उनका जो दवाइयों से काम है वो स्मूथली चल जाता है। एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई जेनेटिक रिस्क फैक्टर हो या अगर कोई जेनेटिक बीमारी है तो सब जेनेटिक बीमारियां जो है वो अलग अलग तरीके से दवाइयों को रिस्पॉन्ड करती है। कुछ जेनेटिक डिजीजेज हैं जो स्लोली प्रोग्रेसिव है, कुछ जेनेटिक डिजीजेज हैं जो थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस करती हैं। ठीक है, तो बट यूजली हम देखते हैं कि 5 से 10 साल मेंटेन हो जाता है, बट आफ्टर दैट थोड़े बहुत उनको मोटर फ्लक्चुएशंस, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें आने शुरू हो जाते हैं।
क्या पार्किंसंस के मरीज को नेसेसरली भूलने की बीमारी भी होगी, डिमेंशिया ऐसा भी होगा? ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं, 30 to 40% पेशेंट है जिसमें पार्किंसन डिजीज़, डिमेंशिया हम इसको कहते हैं, वो हो सकता है। सो इसके अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे रीसेंट मेमोरी लॉस हो रहा है, कि नई नई चीज़ें भूल रही हैं, पुरानी सब याद है। दूसरा हम बहुत कॉमनली देखते हैं बिहेवियर में प्रॉब्लम होना। पेशेंट बोलते हैं कि जैसे उनको जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था अब नहीं रहा है, या एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ जाना, लैंग्वेज जो है थोड़ा सा अब्यूजिव हो जाना, या हेलुसिनेशन होना। हेलुसिनेशन ये भी सभी बहुत को important- होता है? नॉट सभी को, 30 अच्छा। 40% केसेस में इन एडवांस डिजीज ये सब चीज़ें हो सकती है। Okay. एक हेलुसिनेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कुछ सामने आपको दिखाई देना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है और आप उसको रियल मानते हैं। तो विजुअल हेलुसिनेशन भी इस डिजीज़ का पार्ट होते हैं। तो ये कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज, डिमेंशिया हो सकता है। अगर पार्किंसंस का मरीज ओरल डाइट ले रहा है, मुंह से खा पी रहा है, तो किस तरह की डाइट आप लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि ये फायदा करेगी, या कोई विशेष रोल नहीं है डाइट ठीक का? है। ऐसा एक कोई पर्टिकुलर डाइट या ऐसा कोई फूड नहीं है जो मैं बोलूँगी कि ये लेने से पार्किंसन डिजीज़ बीमारी जो है वो स्लोली प्रोग्रेसिव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट इन जनरल यू शुड टेक हेल्दी डाइट, घर का खाना, फ्राइड, मिर्च मसाला, वो सब चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। फाइबर रिच डाइट आपको लेना है, सैलेड ज़्यादा लेना है, क्योंकि वैसे ही इनमें बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो अगर आप फाइबर रिच डाइट लेंगे वो आपको हेल्प करेगा। सो उसके बाद स्मोकिंग नहीं करना है। अगर एडिक्शंस वगैरह कुछ हैं तो वो सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। तो इन जनरल जो हम सबको एडवाइस देते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, तो वही डाइट जो है वो इनको भी रिकमेंड करते हैं। आमतौर पर बुजुर्गों को कहा जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट लें, तो ये भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ का प्रिकॉशन जो मैंने बोला लेना है कि अगर कोई पेशेंट लीवोडोपा ले रहा है तो उससे कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है, आगे या पीछे। उसके आगे पीछे आपको प्रोटीन लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। और ग्लास भर के पानी के साथ ग्लास भर के पानी के साथ दवाई लेना है। अदरवाइज पानी जितना नॉर्मली पीते हैं वो जितना नॉर्मली हम पानी पीते हैं उतना तो पीना ही है, बट ये कि जब आप दवा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लें। तो जाहिर है पार्किंसंस के मरीज की जिंदगी आसान तो नहीं होती, लेकिन उसे बेहतर किया जा सकता है दवाओं से, समय पर जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा रहा है उससे, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस लाकर उसके हिसाब से ज़िंदगी जी के। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, आपने बहुत सारी जानकारी दी है पार्किंसंस को लेकर, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको सुनकर थोड़ी सी होप उन्हें भी आएगी कि हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू।